जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 16 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो हमारी मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? वो करती है चाल के माध्यम से बहने वाली धारा का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है और किस किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे अंगूठा क्या दर्शाता है? हमारा अंगूठा दर्शाता है फोर्स को, यहाँ बल को अंगूठा दर्शाता है। और हमारी तर्जनी उंगली क्या इसको दर्शाती है? तर्जनी उंगली दर्शाती है मैग्नेटिक फील्ड को, या चुंबकीय क्षेत्र को हमारी तर्जनी उंगली दर्शाती है। और जो हमारी मध्यमा उंगली होती है ये करंट को दर्शाती है, करंट या धारा की दिशा को दर्शाती है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम और 0.8 ओम के प्रतिरोध 20 वोल्टेज के वोल्ट तथा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। विद्युत परिपथ में नेट शक्ति कितनी होगी? तो सबसे पहले देखते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है VI। तो इसके लिए हमें वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है और शक्ति हमसे पूछ रहा है, तो हमें धारा की जरूरत पड़ेगी। और धारा निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर IR, ओम का नियम पढ़ा होगा। इससे हम अब धारा निकालेंगे, लेकिन हमें प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनको हमें कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो ये आ जाएंगे 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.8। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। अब V बराबर IR से, D बराबर IR से वो विभवांतर कितना दिया है? 20 वोल्टेज विभवांतर दिया हुआ है। धारा का मान हम निकालेंगे यहाँ से। और कुल प्रतिरोध कितना आया था? 2 आया था। 2 से 20 को काटेंगे तो धारा कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा आ जाएगी। आपको इसे याद रखना है, 10 एम्पियर की धारा आ गई। तो हम निकालेंगे शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI शक्ति का फॉर्मूला आता है। अब इसको आपको इसे याद रखना है। P बराबर VI से शक्ति बराबर हो जाएगी कितनी? वो विभवांतर है, 20 वोल्टेज का विभवांतर है। धारा कितनी आई थी? 10 आई थी। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 2 से। 2 से वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो 2 से वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें 3-3 फॉर्मूले लगे थे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे उपकरण दिए हुए हैं और इनका मापन, ये किस किसका मापन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें वोल्ट मीटर किसका मापन करता है। तो आप जानते हो कि वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? यह परिपथ में वोल्टेज का मापता है। क्या करता है? यह परिपथ में वोल्टेज को मापता है। एमीटर की बात करें, एमीटर क्या करता है? यह विद्युत धारा के परिमाण को मापता है। किसको मापता है? यह परिपथ में विद्युत धारा के परिमाण को मापता है। तो अब बात करें गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? यह धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। किसको मापता है? यह धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। ओम मीटर की बात करें तो यह परिपथ में किसका मापता है? यह प्रतिरोध को मापता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले का B से, दूसरे का A से, तीसरे का D से और चौथे का हो जाएगा C से। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर V को आप देख सकते हो, पहले का V, दूसरे का A, तीसरे का D और चौथे का C। तो ऑप्शन नंबर V राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोग अवधि का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही है? तीव्र रोग या एक्यूट रोग लंबी अवधि के लिए होते हैं और दीर्घकालिक रोग या क्रोनिक रोग होते हैं वो छोटी अवधि के लिए होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं होगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीव्र रोग या एक्यूट रोग किसे कहते हैं। तो तीव्र रोग या एक्यूट रोग उनको कहते हैं वो छोटी अवधि के लिए होते हैं। जैसे कभी कभी खांसी जुकाम चलते हैं या वायरस चलता है, हम कहते हैं ना गाँव में कि वायरस चल रहा है, तो वह थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए सभी के लिए हो जाता है, 2-3 दिन के लिए सभी में हो जाता है फिर चला जाता है, उसे कहते हैं तीव्र रोग। और ये लंबी अवधि के लिए नहीं होता, छोटी अवधि के लिए होता है। और दीर्घकालिक रोग की बात करें तो दीर्घकालिक रोग जैसे कैंसर फैंसर ये सभी दीर्घकालिक रोग हैं। एक बार हो गए तो 2-3 साल की जाती है, हाँ 1-2 साल की जाती है और बड़ी अवधि के लिए होते हैं। तो ये दोनों ही सही नहीं होंगे, ना तो एक सही है, ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही सेकंड। तो उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? तो गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। आपको इसे याद रखना है।
जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था। और चार्ल्स के नियम की बात करें तो मैंने आपके लिए एक समीकरण पाया था, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, एन आर इसमें नियतांक होते हैं। और इसमें चार्ल्स का नियम कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पर जो आयतन होता है वह तापमान के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये कहता है बॉयल्स का नियम, बॉयल का नियम। तो उम्मीद आप इसको समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमको ये देखना है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी प्रबल होता है तो लवण हमारा वैसा ही बनता है जैसे यहाँ पे किया हुआ। अम्ल क्या है, प्रबल है, और दुर्बल क्या है, क्षार। तो लवण कैसा बनेगा, वह अम्लीय ही बनेगा। यदि यहाँ पर दिया होता है कि प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो लवण कैसा बनता, क्षारीय बनता। यदि ये दोनों ही प्रबल हो जाएंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो लवण बनेगा हमारा उदासीन लवण बन जाएगा। तो जिसका आप जानते हो कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, और 7 से अधिक पीएच मान होता है क्षार का, और 7 पीएच मान कितना होता है उदासीन का। तो ये तो अपना राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ये भी सही होगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आपको इसे याद रखना है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अपने दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो आप जानते होंगे कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए प्रोटीन और लिपिड की आवश्यकता होती है। यह प्रोटीन, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। लेकिन ये प्रोटीन निर्मित कहाँ होता है? यह निर्मित होता है अंतर्द्रव्य जालिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रोटीन और लिपिड कहाँ निर्मित होते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका में। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो माध्यम ए में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन बराबर होता है सी अपॉन वी, एन बराबर सी अपॉन वी। तो यहाँ पे हमारा वेग पूछा है, गति पूछी है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन। वी बराबर सी अपॉन एन हो जाएगी। यहाँ पे v बराबर सी अपॉन एन। तो सी क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निवात में, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है। और एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.33। 1.33 का भाग जब 3 में देंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 2.26, 2.26 के समथिंग आ जाएगा, और 10⁸ तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर एन अपॉन सी, या सी बराबर होता है एन वी। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 न्यूटन का बल एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कार्य का बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। आपको इसे याद रखना है। तो जब 2 न्यूटन का बल को 2 मीटर बल की दिशा में विस्थापित कर देता है तो वो क्या कार्य होता है, वह कार्य ही होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्य ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को खाली जगह रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो आप जानते हो कि जब उसे नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधे में हरे और कोमल तने होते हैं जो आमतौर पर छोटे होते हैं। इनकी अधिक शाखाएं नहीं होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है जड़ी बूटियां। आपने जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि जड़ी बूटियां के ज़्यादा शाखाएं नहीं होती हैं, और तने होते हैं वो छोटे होते हैं, कोमल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर पर बनता है। तो लेंस का आवर्धन क्या होगा? इसमें भी 2 फॉर्मूला लगेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो आपने लेंसों का फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u।
तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 1/15 बराबर हो जाएगी 1/7.5, 1/7.5 माइनस 1/u। हम इससे क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम बिंब की दूरी। तो 1/7.5 को हम नीचे से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगी। अब इसे 5 से काटेंगे तो ये 2/15 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2/15 इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, मतलब कि ये यहाँ पे 1/15 बराबर 1 यहाँ 2/15 यहाँ पे हो जाएगी माइनस A/U, ये ऐसे हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आएगी, यहाँ ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, पक्षांतर करना आप जानते होंगे। तो 1/U बराबर हो जाएगी 2/15 माइनस 1/15। अब ये आ जाएगी तो U बराबर क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। आप इसको पक्षांतर करना जानते होंगे तो आराम से कर लेंगे। तो बिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो बिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर बिंब की लंबाई आ जाएगी। और आपने आवर्धन का सूत्र पढ़ा होगा लेंसों के लिए, लेंसों के आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन बिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बन रही है, 7.5 सेंटीमीटर। बिंब कहाँ पर आया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको यहाँ से 1/2 आ जाएगी, ये 7.5 से 15 को काटेंगे तो 2 आ जाएगी, 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा जाता है। तो आप जानते होंगे इनको कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा। इनको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। और इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आते हैं, सभी जलीय जीव आते हैं। जैसे स्टारफिश, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टारफिश किस वर्ग में आती है, स्टारफिश किस वर्ग में आती है, तो वो आती है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में सभी जलीय जीव आते हैं, जैसे डुगोंग, स्टारफिश, ये सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक महीने में 320 ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो यह जूल में कितनी होगी। तो आपने जानते होंगे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। तो इसको आप गुणा कर देंगे 320 से, 320 गुणा 3.6 इंटू 10⁶। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.6 गुणा 10⁶ का इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगी 1152 इंटू 10⁶। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 किलोवाट आवर का गुणा कर देना है। और आपको यही पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। वह किस नियम का उपयोग किया जाता है धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा का पता लगाने के लिए, वो किया जाता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे पेचकस का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब पेचकस को घुमाते हैं तो पेचकस की जो पेनी साइड होती है वो किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। किसको दर्शाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती है। और जो घूमता है ऊपर का हिस्सा वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यह है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो आपको इसे भी याद रखना है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो मतलब कि रक्त का थक्का नहीं जम तो मतलब कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और रक्त बहता रहता है। तो आप जानते हो कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहता रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आपको मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स होता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई के बारे में नहीं बताया था, तो आपको बता दूं कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बांझपन होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों जैसे रोमंती जंतुओं में खाली जगह में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। तो सेलुलोज के पाचन में कौन सहायता करते हैं, वो करते हैं रूमेनियम को कहते हैं प्रथम अमाशय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज की।
पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के पाचन में कौन सहायता करता है? वो करता है रूमेन या प्रथम आमाशय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम जिसका अपवर्तनांक है 1.33 में यात्रा कर रही है, जैसे घटना का कोण x डिग्री है और अपवर्तन का कोण y डिग्री है, तो अनुपात साइन y अपॉन साइन x का मान कितना होगा? अब जानते हो कि अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? साइन x अपॉन साइन y होता है। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? साइन x अपॉन साइन y। तो अपवर्तनांक n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान दिया है 1.3। n का मान 1.3 दिया हुआ था और इसको देख के बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? साइन एक्स अपॉन साइन वाई नहीं पूछा है, हमसे पूछा है साइन वाई अपॉन साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1.33 नहीं होगा, 1/1.3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है आपको ये भी याद रखना है। बहुत से बच्चे इसी कमी के कारण पेपर में 2 से 3 नंबर कम मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं। सिर्फ इसी कमी का आप ये नहीं देख पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें आंसर क्या देना है। आप जब कभी भी आंसर दो तो पहले इस बात को देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, भिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन संग्रहित होते हैं? तो संग्रहण का कौन करता है? वो करती है रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको इसे ऐसे याद कर लेना है कि संग्रहण कौन करता है? रिक्तिका इसका संग्रहण करती है। अमीनो अम्ल का, शर्करा का, भिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन का संग्रहण कौन करती है? रिक्तिका करती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की तैली कहा जाता है। आपको इसे भी याद रखना है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपको इन सभी को याद रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दी जाती है? और n बराबर क्या होता है? कक्षा की संख्या। तो आपको इसे याद रखना है। अधिकतम भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस नियम से दी जाती है? वो जाती है 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये n यहाँ पर नहीं, n स्क्वायर है। 2n स्क्वायर द्वारा दी जाती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? तो केंचुआ किससे श्वसन करता है? तो केंचुआ करता है त्वचा से श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है। और किस वर्ग में आता है केंचुआ? किस वर्ग में आता है? ये आता है एनेलिडा वर्ग में। आपको इसे भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि केंचुआ किस वर्ग में आता है? केंचुआ किस वर्ग में आता है? एनेलिडा वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? तो किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? तो वो किया जाता है केंचुआ का ही। केंचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसे किसान का मित्र भी कहते हैं, आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नियम यह बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है? तो अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही दर्शाता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह किसको दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। न्यूटन के प्रथम नियम को आपको पता होगी, जड़त्व का नियम कहते हैं। ओम का नियम आपको पता जानते होंगे कि बी बराबर आई आर ओम का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अब आपको बता दूं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नेविगेशन लैंप। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो परमाणु बम की कहे तो परमाणु बम करता है नाभिक के विखंडन पर। आपको इसे याद रखना है। परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम की कहे तो हाइड्रोजन बम करता है नाभिक के संलयन की क्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर और हाइड्रोजन बम सॉरी परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी से चांद पर ले जाएं तो क्या होगा? तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो मैं अब सबसे पहले आपको बता दूं कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, चाहे उसे पृथ्वी पर ले जाओ, चाहे चंद्रमा पर ले जाओ, चाहे बुध पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, किसी पर भी ले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान समान रहता है। चेंज होता है तो वो होता है भार। भार चेंज होता है। वो भार किसके कारण चेंज होता है? जी के कारण, गुरुत्व त्वरण के कारण भार चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है, इसका राइट आंसर आपको देखे जाना है। और मैंने कल शायद आपको कल या परसों के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया था। तो इसका क्वेश्चन आपको देता है। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।